भाई शुरुआत हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से करेंगे जो आपको पहले से मालूम है, उसको आप प्रीव्यू के अंतर्गत लिख लीजिएगा। एक हेडिंग लिखिएगा, वेक्टर्स में। भाई मेन टॉपिक की हेडिंग तो आप घर से ही डाल के लाए, मालूम है कि आज वेक्टर्स पढ़ना है, तो वेक्टर्स में सबसे पहले लिखिए प्रीव्यू। ऐसी कुछ बातें जो आप पहले से जानते हो। देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके डिस्क्रिप्शन के लिए केवल मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता। जैसे कोई बताया कि एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो 5 मीटर पर सेकंड तो इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो किस तरफ 5 मीटर पर सेकंड है ये भी हमें बताना पड़ता है। तो इसलिए वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, उनको वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या सभी वेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से हो सकता है या कुछ और भी जरूरत पड़ती है कभी कभार? चलिए मैं कोई इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से पोज करूं। कुछ ऐसे भी वेक्टर्स होते हैं जिनके डिस्क्रिप्शन के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना काफी नहीं होता, कुछ और भी बताना पड़ता है। ऐसा एग्जांपल किसी के पास है? ऐसा एग्जांपल किसी के पास है क्या जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा कुछ और भी बताना पड़े? सपोज करिए ये एक फोर्स है। अच्छा अब सुन लीजिए ध्यान से, भाई एक क्वेश्चन मैंने ऐसा पूछा है जिसका आंसर अभी आप नहीं कर पाए हो, तो अगर आंसर ना कर पाए तो आगे की बात ध्यान से सुननी है। देखिए नॉर्मली तो सब लोग समझते हैं ना, मैग्नीट्यूड बता दिया, डायरेक्शन बता दिया तो वेक्टर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया। लेकिन कभी कभार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उससे ध्यान से सुनिए। सपोज करिए एक 5 न्यूटन का फोर्स मुझे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये 5 न्यूटन के फोर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, फिजिकल मॉडल है एक तरीके से, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, 5 फीट लेंथ का एक स्टिक लिया और उस पर ये देखिए ये एरो बना दिया है, इससे इसका डायरेक्शन क्लियर होगा, और ये एरो का हेड बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो अब ये ये हेड बना दिया और ये टेल बना दिया, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। अब इस फोर्स को मैं इस बॉडी पे सपोज करिए अप्लाई करता हूं, इस बॉडी पे अप्लाई करता हूं, तो इसका बिल्कुल सीरियस रहिएगा। अच्छा इस बॉडी पे अप्लाई करता हूं तो इसका कुछ मोशन होगा। अच्छा वो मोशन का एक्सेलरेशन वगैरह आप निकाल लोगे कैसे? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन डिवाइड बाय m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। लेकिन भाई कभी कभी बॉडी की रोटेट करने की भी टेंडेंसी होती है। सपोज करिए ये जो बॉडी है वो इस एक्सिस के अबाउट फिक्स है, इस एक्सिस पे फिक्स है, हिंज्ड है यहां पर, ठीक है ना। अच्छा अब मैं एक फोर्स जो है 5 न्यूटन का यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, तो इस बॉडी का कुछ रोटेशन होगा, कुछ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। सपोज करिए मैंने इस फोर्स को यहां अप्लाई किया, तो क्या तब भी उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं। तो हालांकि 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां अप्लाई किया है, डायरेक्शन उसका इस तरफ है, 5 न्यूटन का फोर्स मैंने यहां अप्लाई किया, डायरेक्शन इसका भी उस तरफ है, लेकिन फिर भी इन दोनों फोर्सेस में कुछ अंतर है, इन दोनों फोर्सेस में कुछ अंतर है, जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन जो इस बॉडी का है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट आ रहा है। ये क्लियर हुआ सब लोगों को? तो ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी बताना पड़ता है, ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अच्छा कुछ वेक्टर्स में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, जैसे मैंने वेलोसिटी वाला एग्जांपल दिया था। वेलोसिटी में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप ना भी बताओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो दो टाइप के वेक्टर्स लिखने हैं भाई शुरुआत से हम लोगों को, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। जरा लिख लीजिएगा, लिखना शुरू कर दीजिए। प्रीव्यू में लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पहले से मालूम है या मालूम होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर में लिखिए द वेक्टर, फ्री वेक्टर में लिखिए फिजिकल क्वांटिटी, ए फिजिकल क्वांटिटी
which requires magnitude and direction, for its complete description. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? फ्री वेक्टर के एग्जाम्पल में क्या लिखना चाहेंगे? वेलोसिटी। अच्छा, फोर्स भी कभी कभी फ्री वेक्टर होता है भाई। कभी कभी हम बॉडी का सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन जब स्टडी करते हैं तो कई बार बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट भी मान लिया जाता है। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है, सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तब फिर फोर्स को फ्री वेक्टर इजिली माना जा सकता है। ठीक है ना? तो फ्री वेक्टर के एग्जाम्पल में लिख लीजिए, फोर्स while studying translatory motion. Force while studying translatory motion. Localized vector. Localized vector की definition में लिखिए, the physical quantities for which we require magnitude, direction and point of application. एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, फोर्स while studying rotatory motion. अच्छा, एक नोट मैं यहां पर दे दूं कि इस टॉपिक में, वेक्टर नाम के इस टॉपिक में हम लोग लगातार फ्री वेक्टर्स को ही पढ़ेंगे, सिर्फ फ्री वेक्टर को पढ़ेंगे। जो भी वेक्टर यहां पर मैं दूंगा उसको आप आराम से डिस्प्लेस कर लीजिएगा, अपने ही पैरेलल शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अच्छा, मैथ्स में लोकलाइज्ड वेक्टर कब आएगा पिक्चर में? जब हम लोग स्टैटिक्स नाम का टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, स्टैटिक्स में बॉडी टर्न तो नहीं करती, लेकिन टर्न करने की एक टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप होती है। तो टेंडेंसी जब डेवलप होती है, उस टेंडेंसी को भी मूवमेंट वगैरह के थ्रू जब पढ़ रहे होते हैं, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि वेक्टर और 3D के टॉपिक में, 3D में भी वेक्टर्स का बहुत रोल है, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इन दोनों टॉपिक्स में हमेशा वेक्टर्स को फ्री वेक्टर लेंगे, बस स्टैटिक्स में वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर लेंगे। ठीक है ना? तो इसको एक नोट की तरह लिख लीजिएगा। In the topics of vectors and 3D coordinate geometry, all the vectors will be free vectors. एक और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देखिए क्या क्या जानते हो, मैं जल्दी से रिवाइज करा दूं आपको। एक वेक्टर ये है ए बी और एक वेक्टर है बी सी, इन दोनों का एडिशन करना है तो वो हो जाएगा ए सी। ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। कौन सा लॉ होता है ये? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। ट्रायंगल लॉ, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अच्छा, इसी लॉ को एक और तरीके से भी कई बार लिख दिया जाता है, जैसे ये बी सी वेक्टर है ना, इसको अपनी पैरेलल खिसका दिया जाए। अपनी पैरेलल खिसका दिया जाए तो एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पर दोनों वेक्टर्स का जो टेल है वो कोइंसाइड करता है। तो देखिए वो सिचुएशन बना देता हूं मैं। ये देखिए, ये एक्चुअली इस वेक्टर का नाम रख देते हैं पी वेक्टर और इसका नाम रख देते हैं क्यू वेक्टर। तो देखिए पी वेक्टर तो मैंने वैसे ही बनाया जैसे ये बना था, लेकिन जो क्यू वेक्टर है इसको खिसका के इधर रख दिया। ये देखिए क्यू वेक्टर को इधर रख दिया। अच्छा, जब दोनों टेल्स कोइंसाइड करती हैं तो हम लोग दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं।
और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ध्यान से, रिजल्टेंट वही आ गया है जो पहले आया था, कोई डिफरेंस नहीं है। R इज इक्वल टू P प्लस Q। इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया है। ये कौन सा लॉ है? पैरेललोग्राम लॉ। कई बार दो से ज्यादा वेक्टर्स दिए होते हैं। दो से ज्यादा वेक्टर्स के केस में देखिएगा, जैसे एक वेक्टर है P, एक वेक्टर है Q, एक वेक्टर है S। इन तीनों का रिजल्टेंट अगर हमें बनाना है तो ये इस तरीके से R, रिजल्टेंट R। तो R इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस S। कौन सा लॉ है ये? पॉलीगन लॉ, बिल्कुल ठीक, पॉलीगन लॉ। कभी कभी ये जो वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में ना लाई करके एक से ज्यादा प्लेन में भी लाई कर जाते हैं, तब भी ये लॉ एप्लीकेबल होता है। उसके लिए एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं। वो एक्चुअली बुक्स में कायदे से ड्रॉ करते नहीं है, तो इसलिए एक इलस्ट्रेशन मुझे दिखाना जरूरी है। हमें एरोज ले आना। कभी कभी 3 डायमेंशन में भी पॉलीगन और ले आओ। एक ये छोटा वाला, ये सबसे बड़ा वाला। हाँ, ये देखिए ध्यान से, एक एरो तो मैंने यहां रख लिया और दूसरा एरो, ये दूसरा वेक्टर ये हो गया, और तीसरा वेक्टर जो है, अमित आ जाइए जरा, इसको पकड़ लो, और ये इसको पकड़। ये देखिए 3 वेक्टर्स हैं, तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं हैं, ठीक है ना। एक प्लेन में होते अगर ये ऐसे होता, देखिए इस तरीके से वेक्टर होता तो एक ही प्लेन में होते सारे, लेकिन इस सिचुएशन में ये तीनों वेक्टर्स एक प्लेन में नहीं हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में भी ये जो पॉलीगन लॉ है वो एप्लीकेबल होता है, बस पॉलीगन थोड़ा डिस्टॉर्टेड बनता है। देखिए कैसे, ये इनिशियल पॉइंट है, ये पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट से लेकर ये जरा और ऊपर तक करिएगा, हाँ ये इसको मिला दीजिए। अरे भाई पॉलीगन लॉ नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशन में भी पॉलीगन लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है ना। रख दीजिए। नेक्स्ट लिखिएगा, subtraction of vectors, subtraction of vectors। ये देखिए P वेक्टर है, इसका नाम रखता हूं OA, और ये Q वेक्टर है, इसका नाम OB, ठीक है ना। अच्छा, मुझे P माइनस Q निकालना है, तो उसके लिए ये देखिए मैं Q वेक्टर का अपोजिट वेक्टर बनाऊंगा। अपोजिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड तो मैंने सेम रखा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट कर दिया, और P वेक्टर और माइनस Q वेक्टर को ऐड कर दूंगा। ये थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दीजिएगा, ये अमित, हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस। नहीं, प्रोजेक्टर की भी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दो। ये ठीक है, हाँ अब तो ठीक है, ठीक है। हाँ भाई देखिएगा ध्यान से,